तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 27 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। जब बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। मामला बिहार के सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र के नवारतनपुर गाँव की बताई जा रही है, जहाँ जहरीली शराब पीने से एक की मौत और दूसरा अखिलेश ठाकुर की आंख का रोशनी चली गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि जहांगीरपुरी के हिंसाग्रस्त इलाकों में भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाली है। कुशल चौक से चलकर के ये यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई है। हिंसा के बाद इलाके में उस समय माहौल ही बदल गया जब लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तय जगहों से ये यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई और जिस जामा मस्जिद के सामने पथरा हुआ था वहां से होते हुए आजाद चौक पर खत्म हुई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उमा रंगनानी ने बताया है कि 2 दिन पहले मीटिंग में दोनों समुदाय की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। यात्रा में हिंदू मुस्लिम यानी कि दोनों समुदाय के लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोस्तों कहते हैं कि मुसीबत जब भी आती है तो फिर छप्पर फाड़ करके आती है। कटिहार बराड़ी थाना क्षेत्र के कारगोला में लगी आग इसका बेहतरीन उदाहरण है। आपको बता दें कि यहाँ गंगा घाट के पास बाढ़ से विस्थापित लोग रहते हैं, जिनके मोहल्ले में आज भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आपको बता दूं कि इससे पहले ही यहाँ रहने वाले लोग झोपड़ियों में मजबूरी की जिंदगी बिता रहे हैं। इस बीच अचानक लगी आग से घर में रखे अनाज और संपत्ति जल करके खाक हो गया। अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लोग आगे की जिंदगी जीने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आग लगने की घटना के बाद प्रशासन की तरफ से राजस्व कर्मचारी ने मौके पर पहुंच करके नुकसान का जायजा लिया है। आपको बता दूं कि गंगा नदी के कटाव की वजह से कई लोगों के घर नदी में चला गया है। नदी में घर विलीन हो जाने के बाद कई लोगों ने गंगा घाट पर ही झोपड़ी लगा करके शरण लिया हुआ है, लेकिन आज उनके झोपड़ियों में भी आग लग गई, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। अब उनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो फिर छप्पर फाड़ करके आती है। दोस्तों बात करते हैं कि बाजार से हम जो दवाइयाँ खरीदते हैं वह ब्रांडेड होने की वजह से काफ़ी महंगी होती है, लेकिन इन्हीं के जेनेरिक वर्जन काफ़ी सस्ते होते हैं। ऐसे में गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल रही है। केंद्र सरकार की यह परियोजना लोगों को बड़े स्तर पर स्वरोजगार करने का मौका भी दे रही है। तो आप भी जानें कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, कितना निवेश लगेगा, कितनी कमाई होगी, ये सारी बातें हम आपको अभी बताएंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अच्छी खासी नहीं बल्कि बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर कहाँ खुल रहे हैं PMBJK। तो केंद्र सरकार ने देश के सभी 734 जिलों में PMBJK खोलने की योजना बनाई है। अभी जो नए आवेदन मांगे गए हैं वे 406 जिलों के 3589 ब्लॉक में PMBJK खोलने के लिए मांगे गए हैं। आपके जिले में केंद्र खुलने जा रहा है या नहीं, इसकी पूरी लिस्ट आपको जनऔषधि.gov.in पर मिल जाएगी। मोदी सरकार की इस योजना के लिए कोई भी बेरोजगार व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इतना ही नहीं, गैर सरकारी संगठन संस्थाएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। जबकि नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों के कोई भी व्यक्ति, महिला, उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के साथ साथ पूर्वोत्तर हिमालय द्वीप प्रदेश के लोगों को स्पेशल इंसेंटिव भी मिलेगा। हालांकि इसके लिए बी फार्मा या फिर डी फार्मा में से किसी एक डिग्री होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति या फिर संस्थान के पास खुद ये डिग्री नहीं है तो फिर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखना होगा, क्योंकि केंद्र की अंतिम मंजूरी मिलने के वक्त डिग्री के साक्ष्य जमा करने होंगे।
अब बात करते हैं कि आखिर इसमें आवेदन की फीस कितनी होगी। तो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 5,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी। हालांकि नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों के किसी भी व्यक्ति, महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के साथ साथ पूर्वोत्तर हिमालय द्वीप प्रदेश के आवेदकों को ये फीस नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं कि आखिर केंद्र खोलने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप PMBJK खोलना चाहते हैं तो फिर आपके पास कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें स्पेशल इंसेंटिव कितना मिलेगा। तो नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों में किसी भी व्यक्ति, महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के साथ साथ पूर्वोत्तर हिमालय द्वीप प्रदेश की कैटेगरी के आवेदक हैं तो सरकार की ओर से आपको 2 लाख रुपए का स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। इसमें 1.5 लाख रुपए तक फर्नीचर और फिक्सचर होंगे, जबकि 50,000 रुपए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट इत्यादि के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि आखिर इसमें कमाई कितनी होगी। तो PMBJK चलाने वालों को हर दवाई की बिक्री पर उसकी MRP पर 20% का मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई उद्यमी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से खरीद करता है तो फिर उसे उसकी मासिक खरीद के 15% के बराबर इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले सुशासन की एक और नंगी हकीकत सामने आई है, जब भागलपुर में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवक कह रहा है कि 4 महीने पहले जिस जहरीली शराब से मौत हुई थी वह मैंने ही बेची थी। थाना पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगा। भागलपुर SP मेरे पॉकेट में रहते हैं तो थाने में नोटों का बंडल जाता है। मैंने तो रोज थाने के सामने छोला भटूरा खाने जाता हूँ। आपको बता दूं कि 4 महीने पहले बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब कांड हुआ था, जब भागलपुर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की जान चली गई थी। जब मृतकों के परिवार वाले कह रहे थे कि मरने वाले सभी लोगों ने शराब पी थी, लेकिन प्रशासन ने शराब से मौत होने की बात को ही खारिज कर दिया था। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में उन सभी की मौत बीमारी से होने की बात कही थी। जब अब हकीकत तो बताने वाला वीडियो सामने आया है। जी हाँ, जहरीली शराब कांड के 4 महीने के बाद एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक युवक ने शराब के खेल को खोला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के नेता राजीव वर्मा ने आज बताया है कि वो आने वाले 2014 के लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा के हर सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथ ही दिल्ली की तरह बिहार को मॉडल बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी बिहार प्रभारी भाई राजेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और अच्छा मुकाम हासिल करके बिहार में भी सरकार बनाएंगे। वर्मा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अस्पतालों में सैनिटाइजर नहीं है, जब कोरोना का किट नहीं है, अस्पतालों में तमाम तरह की कुव्यवस्था है, जब कोरोना से मौत का कोई भी आंकड़ा नहीं है, बिहार सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को बर्बाद करने में लगी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि साध्वी से सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है। दरअसल जब मीडिया ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और अजान को लेकर के मचे बवाल पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा है कि साधु सन्यासी ध्यान साधना करते हैं, लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वहीं उन्होंने सुबह की अजान पर तंज कसते हुए कहा है कि कोई अगर किसी को पूजा पद्धति के माध्यम से परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है तो फिर ये एक षड्यंत्र है, इसीलिए इसे रोकना चाहिए। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में सिर्फ एक ही धर्म है और वह है सनातन। जो षड्यंत्रकारी देश के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में 24 अकबर रोड में स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कथित तौर पर पोस्टर लगाने को लेकर के हिंदू सेना के सदस्यों के खिलाफ रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब पोस्टर में कांग्रेस की छवि धूमिल करने और फिर बेबुनियाद आरोप लगाने की बातें कही गई थी, इसी को लेकर के मामला दर्ज किया गया है, जिसमें हिंदू सेना के सदस्यों को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने कहा है कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है। पोस्टर पहले ही किसी ने हटा दिए हैं। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कहा है कि संगठन के सदस्यों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे, जिसमें हिंदुओं पर कथित हमलों को लेकर के पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के गांधी परिवार आखिर चुप क्यों है। बीते 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई एक शोभा यात्रा के दौरान
उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के बीच हुई झड़प की पृष्ठभूमि में ये पोस्टर लगाए गए थे। झड़प में 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई से परेशान देश के लोगों को अब केंद्र सरकार कुछ और बड़े झटके देने की तैयारी में है। इससे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई सामग्री की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र की योजना करीब 143 सामानों पर जीएसटी दर बनाने की है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक मई महीने में होने जा रही है। खबर है कि इस बैठक से पहले सरकार ने राज्यों से जीएसटी के तहत आने वाले 143 वस्तुओं पर कर दर बढ़ाने को लेकर के सुझाव मांगे हैं। इन सामानों में पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग्स, इत्र, टीवी जो 32 इंच से कम है वह टीवी, चॉकलेट, चिंगम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसन, चश्मों के फ्रेम, कपड़े और चमड़े के बने सामान शामिल हो सकते हैं। जिन 143 सामानों के जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है उसमें 92% सामानों पर मौजूदा जीएसटी को 18% से बढ़ाकर के 28% करने की योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार आरोपी रजा अंसारी के जहानाबाद यानी कि बिहार के जहानाबाद में स्थित आवास पर पोस्टर चिपकाया गया है। जब पोस्टर चिपकाने को लेकर के इलाके में हरकत मच गया है। जब पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तो फिर घर को कुर्क कर की कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी की घटना में फरार आरोपी को लेकर के दिल्ली पुलिस बिहार में भी दबिश दे रही है। शनिवार की रात को दिल्ली पुलिस की टीम बिहार के जहानाबाद पहुंची थी, जहां हिंसा मामले में फरार आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया और चले गए। आपको बता दूं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में जहानाबाद का रजा अंसारी आरोपी है जो अब तक फरार है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस शनिवार रात जहानाबाद पहुंची और नगर थाना क्षेत्र के फिदा हुसैन रोड में स्थित रजा अंसारी के घर पर नोटिस चिपका करके चली गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर उसके घर को कुर्क कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण जहानाबाद जिले के पीताम्बरपुर निवासी कृष्णले शर्मा ने पेश किया है। कृष्णले शर्मा ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा करके जहानाबाद जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल कृष्णले शर्मा पेशे से गणित के शिक्षक हैं और गणित से इनका इस कदर लगाव था कि गणित के सवाल को हल करने के लिए 5067 फॉर्मूला संकलित करके लिम्का बुक में नाम दर्ज कर लिया है। हालांकि लिम्का बुक के द्वारा उन्हें मेल के माध्यम से अक्टूबर-नवंबर में नाम दर्ज होने की सूचना दे दी गई थी, लेकिन बीते 3 दिन पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और बुक भेजा गया है। इसको लेकर के कृष्णले शर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उन्हें यहां ला करके पहुंचाया है। इस रिकॉर्ड से पहले भी गोल्डन बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। जब उन्होंने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है। इस खुशी को उन्होंने अपने छात्रों के साथ शेयर करते हुए केक काट करके सेलिब्रेट किया है। कृष्णले शर्मा के छात्रों ने कहा है कि उन्हें काफी गर्व होता है कि ऐसे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए काफी मेहनत किया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले बिहार के किसानों को एक और सुविधा देने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। नाम है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। जब बिहार में अभियान के तहत 50 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में रविवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करके किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र बांटे गए हैं। अभियान 1 मई तक चलेगा। कृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में 88 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें करीब 39 लाख के पास ही केसीसी है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है। बचे हुए उन 50 लाख से अधिक किसानों के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी बकरी पालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को भी केसीसी बनाने की तैयारी है। अभियान के तहत ग्राम सभाएं आयोजित करके अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला कृषि अधिकारी, मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य किसानों को जागरूक करेंगे। जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह की भी सहायता ली जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत किसानों को ये सौगात देने की पहल की है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। ग्राम सभा की बैठकों में बैंक अधिकारी किसानों को एक पन्ने का आवेदन पत्र दे रहे हैं, उसे भर करके देना है। जिनका पहली बार केसीसी बनेगा यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, उन्हें महज 4% ब्याज दर पर खेती के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, यानी कि लोन दिया जाएगा। दोस्तों इस वक्त की ताज़ा खबर समस्तीपुर जिले से सामने आ रही है। यहाँ एक गांव में गैस लीक की घटना हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग बेहोश हो गए हैं।
दरअसल एक आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस लीक हुई, जिसके कारण लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दो कि फैक्ट्री में गैस लीकेज शुरू हुई तो उस वक्त वहां काफी लोग काम कर रहे थे। अचानक ही लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोग फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो फिर वहां भीड़ जुटने लगी। इस घटना में दर्जनों लोग बेहोश हो गए हैं। आपको बता दूं कि यह घटना समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहीमाबाद की है। यहां एक आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस लीकेज हुई है, जिससे वहां काम करने वालों के साथ ही आसपास के दर्जनों लोग बेहोश हो गए हैं। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ताजपुर पूसा रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर भ्रम की राजनीति का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भले ही ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी जी को बना दिया गया हो, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में पिछड़ों के कल्याण के लिए कितना काम हुआ है, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री को बताना चाहिए। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को लेकर के केंद्र सरकार पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भड़क गए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया है कि 3 सालों में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितना काम हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी जरूर बताइए। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने दावे के साथ कहा है कि पिछले 3 साल के दौरान पिछड़ों अत्यंत पिछड़ों के लिए एक भी कल्याण के काम नहीं हुए हैं और अध्यक्ष बने सहनी जी का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता प्रारंभ से यानी कि शुरू से लोगों को भ्रम में डालने की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि बदायूं के ककराला में मुस्लिम समाज के लोगों ने सर्व समाज युवा शक्ति मंच के साथ रविवार को सपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया है कि नई सपा मुस्लिम और आजम खान की विरोधी है। जब लोगों ने मुस्लिम नेता नवाजिश खान और हाफिज तफजील खान के नेतृत्व में सपा और अखिलेश विरोधी नारे लगाए। जब मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि हर चुनाव में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी के लिए पसीना बहाने का काम किया है, इसके बाद भी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आजम खान को जेल से रिहा करने के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश ने एक बार भी मुस्लिम समाज का शुक्रिया नहीं किया है। इस चुनाव में भी मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को 100% वोट दिया है, उसका खामियाजा समाज को उत्पीड़न के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जब लोगों ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अब दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से सामने आ रही है, जहां अचानक एक नाव कोसी नदी में पलट गई। घटना मरोना प्रखंड के नदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोगड़िया पंचायत के घोगड़िया घाट की है। नाव पर 12 लोग सवार थे। इसमें से 10 लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई, जबकि 2 लड़की लापता हो गई, जिसकी खोजबीन जारी है। यानी कि उन दोनों लड़की की डूबने से मौत हो गई। जहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है कि नाव पर सवार सभी लोग कोसी नदी पार कर रहे थे। इस दौरान देर शाम 7:30 बजे हादसा हो गया। लोगों ने बताया है कि जैसे ही घाट पर नाव पहुंचने वाली थी, अचानक बीच कोसी नदी की मुख्य धारा में नाव में पानी भर गया और नाव डूब गई। इसमें घोगड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी अमरेंद्र यादव की 14 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और वार्ड नंबर 15 खोकनहा निवासी भगत राय की 16 वर्षीय पुत्री माला कुमारी नदी में बह गई। लोगों ने बताया है कि नाव छोटी थी और उस पर 12 लोग सवार थे। बाकी लोग तैर करके बाहर तो निकल गए, लेकिन 2 लड़के की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में दिनों दिन बढ़ती महंगाई का असर काफ़ी व्यापक रूप से पड़ा है। जहाँ इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रह गया है। जहाँ दिहाड़ी मजदूर और नौकरी पेशा लोग और छोटे दुकानदार और उद्यमी बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। कच्चा सामान या फिर थोक में सामग्री ला करके विक्रय करने वाले छोटे दुकानदारों को अब पहले की तरह मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे में दुकानदारी करने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। जब महंगाई पर सरकारी नियंत्रण न होने के कारण दैनिक जरूरत की सामग्रियों की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। अब दुकानदार पहले की तरह अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में कई दुकानें भी खुल जाती है। ऐसे में दुकान का संचालन भी काफी मुश्किल हो गया है। जब बीते 2 साल के दौरान कोरोना काल और उसके बाद बढ़ी हुई महंगाई से दुकानदार और छोटे उद्यमी काफी परेशान हैं। लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कीमतों में कमी हो और पहले की तरह जीवन चलता रहे। दोस्तों आमतौर पर असली और नकली नोटों और सिक्कों की पहचान हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच कई बिंदुओं पर अंतर पकड़ा जाता है। लेकिन हरियाणा के चरखी दादरी के गांव में चल रही
उन फैक्ट्रियों में हैरान कर दिया है। हूबहू असली जैसे नकली सिक्के बन रहे थे। असली सिक्के पर जिस तरह का अशोक का चिन्ह होता है, सत्यमेव जयते लिखा होने के साथ साथ रुपए का चिन्ह भी होता है, वहां फैक्ट्री में ये सभी मौजूद थे। असली और नकली के बीच इतना कम अंतर और ऐसी सफाई पहले कभी नहीं देखी होगी। जब सिक्के की चमक, आकार, वजन, छूने पर एहसास सब कुछ असली जैसा ही था। ये कहना है दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का। जब बीते शनिवार को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने चरखी दादरे में स्थित इमलोटा गांव में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस को 674 किलोग्राम के अधूरे नकली सिक्के बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी काफी हैरानी हुई, जब उनका कहना है कि असली और नकली के बीच पहचान कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया है कि फैक्ट्री में बिहार के मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें एक सिक्का बनाने पर 25 पैसे दिए जा रहे थे और एक मजदूर दिन भर में 1500 से 2000 नकली सिक्के बना रहा था। ऐसे 4 फैक्ट्रियां चल रही थी। इन सभी का मास्टरमाइंड नरेश कुमार था, जो कच्चा माल खुद ही गुप्त तरीके से लाता था। दिल्ली पुलिस के अनुसार नकली सिक्के बनाने वाला मास्टरमाइंड नरेश कुमार इससे पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने पहले उसे 2016 में ऐसे ही एक फैक्ट्री चलाने के अपराध में पकड़ा था। इसके बाद हरियाणा पुलिस भी 2 बार नरेश कुमार को नकली सिक्के बनाने के कारण पकड़ चुकी है। जब मौजूदा समय में भी नरेश जमानत पर बाहर आया हुआ था और पिछले 1.5 महीने से 4 अलग अलग फैक्ट्रियों में नकली सिक्के बनवा रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने यूजर्स को स्कैम के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्विटर पर ट्वीट करके SBI ने जानकारी दी है कि स्कैमर्स यूजर्स को KYC के लिए एक फिशिंग लिंक पर क्लिक करने के लिए राजी कर रहे हैं, जो उनकी ऑनलाइन सिक्योरिटी से समझौता कर रहे हैं। चेतावनी एक रीट्वीट के रूप में आई थी। शुरुआत में CID असम ने इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। जांच विभाग ने SBI यूजर्स को मोबाइल नंबरों के खिलाफ चेतावनी दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि असम में SBI ग्राहकों को मुख्य रूप से इन फिश नंबरों से कॉल प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि अन्य राज्यों के यूजर्स को भी जागरूक रहने की जरूरत और फिर उस किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि सारे गिले शिकवे मिटा करके नीतीश कुमार के पैर छूने वाले चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही एक नया निर्णय ले सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की इफ्तार दावत में नीतीश के शामिल होने पर यह बात कही है। जब उनका कहना था कि यूं ही वो राबड़ी देवी के घर नहीं गए थे। लग रहा है कि बिहार की राजनीति हवा जल्दी बदलने वाली है। चिराग पासवान पहले बीजेपी के खासम खास माने जाते थे, जब वे नीतीश कुमार का तीखा विरोध करते थे, लेकिन जिस तरीके से उनका सरकारी घर खाली कराया गया वे उससे खासे गुस्से में लग रहे हैं। यहाँ तक कि जब नीतीश लालू के आवास पर पहुंचे तो फिर चिराग पासवान ने उनके पैर छुए। उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में भूचाल मचा है। खास बात यह है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की मांग कर रही है। जदयू के नेता भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। दोनों के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। आज चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव की इफ्तार दावत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी एक संकेत है, जिसके गंभीर राजनीतिक असर हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश पटना के एक अन्य मार्ग में स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कर रहे हैं। ये सामान्य सी बात नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि घर की मरम्मत का काम तो हम सभी के घरों में होता ही रहता है, पर आमतौर पर हम गाय भैंसों के साथ घर खाली नहीं करते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को खाली किया है, ये कुछ और इशारा करता है। ये उतनी सरल तस्वीर नहीं है जितनी ये दिखाई जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि घरेलू विवाद और कलह कई बार जान भी ले लेता है। जब बिहार के जहानाबाद से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी का गला रेत दिया और फिर उसके बाद खुद पर भी वैसे ही वार कर दिया। जब गंभीर हालात में दोनों को PMCH रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि बीते करीब 7 दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी बीच रविवार की देर रात पति अजित ने अपनी पत्नी संगीता देवी का चाकू से गला काट दिया और फिर खुद का भी गला काट दिया। यह घटना के बाद दोनों लहूलुहान हो गए। यह शोर होने के बाद ग्रामीण आनंद फानन में दोनों को सदर अस्पताल में लेकर गए और जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने PMCH रेफर कर दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार ने हर क्षेत्र पर असर डाला है। जब कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही है, जहाँ ऊपर से बढ़ती महंगाई ने इस पर और बुरा प्रभाव डाला है। जहाँ कई होटल संचालक ने तो ना लाभ ना ही हानि पर काम कर रहे हैं, जहाँ ताकि होटल की साख पर बची रहे। बिहार होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुनेद खान ने बताया है कि कोरोना काल से पहले इस व्यवसाय में 60% का लाभ हो रहा था, अब 60% की गिरावट गई है। जहाँ अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर होटल व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। होटल मालिकों ने बताया है कि होटल के कमरे बुक करने में 10 से 20% सर्विस चार्ज बढ़ा गया है। जहाँ ये 1800 रुपये से शुरू होकर के 4000 रुपये तक है। जहाँ कुछ बड़े होटलों में किराया काफ़ी अधिक है। दोस्तों राजमहल का दरबार बनने से अच्छा है कि वे झोपड़ी का राजा बनकर के अपने सपनों को साकार करें। ठीक इसी सोच के साथ 28,000 की मासिक नौकरी छोड़ करके दरभंगा में चाय का स्टॉल लगा रहे हैं बीटेक डिग्रीधारी अनुराग। अनुराग के इस कदम का शुरू में परिवार वालों ने काफ़ी विरोध किया, पर अब परिवार के साथ ही आसपास के लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं। जब बिहार के मधुबनी जिले के होसियलपट्टी के रहने वाले अनुराग दरभंगा के भटियारी सराय मोहल्ले में चाय का स्टॉल लगा रहे हैं। मिस्टर इंडिया नाम से संचालित इस चाय स्टॉल पर अनुराग ने संचालित में बीटेक अनुराग का बोर्ड भी लगाया हुआ है। इनके यहाँ आम लोगों के साथ ही युवाओं छात्र छात्राओं की विशेष भीड़ चाय पीने के लिए लगी रहती है। जब बीटेक की डिग्री लेकर के चाय का स्टॉल खोलने के सवाल का जवाब देते हुए अनुराग कहते हैं कि उन्होंने पंजाब में रह करके बीटेक और डिप्लोमा पूरा किया है। जब कुछ दिनों प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की है, लेकिन वहां काम में मन नहीं लगा तो फिर वह घर आ गया और अपने परिवार से खुद का बिजनेस शुरू करने को लेकर के चर्चा की। चूँकि उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने चाय स्टॉल खोलने की बात कही, जिसे सुनकर के परिवार वाले नाराज हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने ये काम शुरू किया। अनुराग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के काम को लेकर के मन में पूर्व वगैरह नहीं पालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपने दुकान में खुद की डिग्री भी लिखी है। इसको लेकर के शुरू में कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, पर अभी उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। वे 17 तरह की चाय लोगों के पास परोस रहे हैं, जिसकी कीमत 7 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक है। जहाँ आज उनके स्टॉल पर युवाओं की भीड़ लगी रहती है और यहाँ आने वाले युवा कुछ बेहतर प्रेरणा लेकर ही जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान को लेकर के बिहार पुलिस जल्द ही एक नया और सटीक कार्रवाई करने वाला है। जब नया हथियार मिलने जा रहा है, अब अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डाटा तैयार किया जा रहा है, जिससे अपराधियों की पहचान करने में आसानी होगी। अब बिहार की पुलिस किसी भी तरह की घटना के होने के बाद घटनास्थल और वहां से बरामद हथियार या फिर अन्य सामान पर मौजूद फिंगरप्रिंट के आधार पर घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी। हालांकि ये योजना अभी प्रतिक्रिया अंतर्गत है। सभी जिलों से मांगे गए डाटा के मिलने के बाद उसे बिहार पुलिस के सेंट्रल ऐप या फिर वेबसाइट सहित फॉरेंसिक लैब के सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। इस बीच एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जेडीयू ने दो टूक कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है। ये बड़ा बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। आपको बता दूं कि भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ये कड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में समान नागरिक संहिता के जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है और आगे भी उसी से ही चलेगा। जब बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है तो फिर इसका सवाल ही कहां से उठता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के रहते ये लागू नहीं होगा। एनडीए की सरकार में इस बड़े मुद्दे पर जेडीयू अकेले कैसे फैसला कर सकता है। इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकती है, चाहे जो भी हो। समान नागरिक संहिता का सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू कई मामले में एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। बीजेपी बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरती रही है। ताजा मामला समान नागरिक संहिता का है, जहां बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम पूरे बिहार सहित देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर जेडीयू के विरोध पर वे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सहयोगी भी इसके लिए मान जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का तापमान चरम पर है, जब पश्चिम से आने वाले गर्म हवाएं बिहार में कहर बरपाने लगी है। मंगलवार को पटना, बक्सर एवं भोजपुर में दिन भर लू चली। आज बुधवार से बिहार के 14 जिलों में लू चलने की संभावना है। इन जिलों में बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया,
पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बांका और जमुई जिला शामिल है। मंगलवार को बांका जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पछुआ बिहार में अगले 3 दिनों तक कहर बढ़ पाएगी। जब सुबह 8 बजे से ही वातावरण में गर्मी काफी बढ़ जा रही है। सूर्यास्त के बाद भी हवा में गर्मी रह रही है। राजधानी पटना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। लोगों को न घर में राहत मिल रही थी और न ही बाहर। गर्मी अधिक होने के कारण लोग घरों में डुबके रहे। जब मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि राजस्थान से आने वाली पछुआ हवाओं का बिहार में प्रभाव है। जब पश्चिम से आने वाली हवा अब राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रही है तो काफ़ी गर्म हो जा रही है। ये देश के मैदानी भाग में कहर बरपा रही है। इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रहने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जब बिहार के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके आवेदन के लिए बीएड 25 अप्रैल से पोर्टल खुल गया है। जब सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 मई है। इसके अलावा छात्र 18 से 21 मई तक लेट फाइन के साथ आवेदन कर सकते हैं। जून में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली, पटना, लखनऊ समेत देश भर के लिए बैंक ऑफ इंडिया में भर्तियां निकली है। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने संविदा और नियमित दोनों ही आधार पर करीब 700 अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह 26 अप्रैल से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी के लिए नोटिस आप देख सकते हैं। आवेदन करने की तिथि के बारे में बात करें तो फिर आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल 2022 से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवार 10 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना होगा और यह वेबसाइट है bankofindia.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब लोगों को बिजली कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। इसको लेकर के बिजली विभाग के द्वारा नया नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार में बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए लोगों को अपने जमीन का रसीद देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को जमीन की रसीद के बदले शपथ पत्र देना होगा, इससे बिजली कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन का रसीद नहीं होता है, तो वही कुछ लोग गैर मजरूआ जमीन पर रहते हैं, जिनके कारण उनके पास जमीन का रसीद उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए अब लोगों को शपथ पत्र से ही बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देते हैं तो फिर रसीद की जगह एफिडेविट देना होगा। इसके आधार पर भी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। फिलहाल बिहार में अस्थायी दुकानों को शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन में बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अप्रैल को बिहार के अलग अलग नियोजन इकाइयों में 1377 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जहां इनमें से 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से चयनित कुल 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी होने के आसार हैं। खबर के अनुसार 445 अभ्यर्थियों के टीटी पास होने पर विभाग को संदेह नजर आ रहा है। इनके टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के 223 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र की जाँच की जा रही है। वहीं मोतिहारी और बेतिया में 80, मधुबनी में 38, नालंदा में 15, मुजफ्फरपुर और नवादा में 3, भोजपुर में 2, कटिहार, सारण, सीतामढ़ी में 1 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 16 चक्का वाले ट्रकों के जरिए गिट्टी बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जहां पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बिहार सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करके 7 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने 16 दिसंबर 2020 द्वारा
द्वारा जारी अधिसूचना जारी करके इन वाहनों द्वारा बालू गिट्टी ढुलाई पर रोक लगा दिया था। बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास उठाया था। इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 16 चक्कों के ट्रक के जरिए गिट्टी और बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर 2020 को ही एक अधिसूचना जारी करके प्रतिबंध को चैलेंज किया गया था। अब पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जो ट्रक एसोसिएशन के पक्ष में फैसला आया है और बिहार सरकार की हार हुई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।